अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की जो डिस्कशन है हमारी वो है असेसमेंट नंबर 4 की। तो द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। देखें एटॉमिक नंबर 24, ऑब्वियसली ये डी जो हमारे ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें आता है, क्योंकि 21 से वो स्टार्ट होता है स्कैडियम से, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज़ में सिर्फ दो ऐसे एलिमेंट हैं, क्रोमियम और कॉपर। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें एक्सेप्शन है। तो उसमें क्या होता है कि हम मोस्टली कहते हैं कि या तो अगर डी है ना, डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो आते हैं 10, ठीक है। तो या तो कम्प्लीटली फिल हो 10 हो, या उसके साथ साथ डी में 5 हों। फिर उसके बाद हमारे पास हमें पता है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस का 1 हो सकते हैं या एस 2 में स्टेबल हो सकता है, कंप्लीटली फिल या हाफ फिल्ड, ठीक है। तो ये मतलब ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, कंप्लीटली फिल, हाफ फिल्ड या एम्प्टी जो होती है, ठीक है। तो हमने इस केस में फिर वैसे तो इसकी जो एटॉमिक नंबर 4 के साथ बनती है ना, वो आर्गन के साथ 3D सीरीज़ है, ठीक है। तो D4 3D4 वैसे जो नॉर्मल बनती है 4s2 बनती है। तो चूंकि हमें पता है कि D जो होता है वो हाफ फील्ड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो फिर S से इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसलिए जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इसी तरह क्रोमियम की तो बात हो गई है ना, ये क्रोमियम का ही एटॉमिक नंबर। इसी तरह कॉपर होता है, कॉपर का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है, ठीक है। जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहाँ पे 3D एक जगह पे 9 आता है, ठीक है, और 4s2 आता है। तो यहाँ भी S से एक इलेक्ट्रॉन इस D को कम्प्लीटली फिल करने आ जाता है, जिससे 3D 10 और 4s1 हो जाता है। तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शन है 3D सीरीज़ में, तो आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जली नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में हेल्दी ग्रोथ के लिए आपको इल्म है कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन निकल, ठीक है। ये भी 3D सीरीज़ का ही मेंबर है और हमें बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि जब हम चलते हैं स्कैडियम से स्टार्ट होता है, ये 3D सीरीज़ स्कैडियम से स्टार्ट होती है और जिंक पे जाके ख़त्म होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 0 होता है। फिर इसके बाद टाइटेनियम आता है, तो टाइटेनियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फिर अगला जो होता है वो वनीडियम आता है, तो उसमें 2 हो जाते हैं। फिर इसी तरह 3 हो जाता है उससे अगले में, इसी तरह उससे अगले में 4, फिर 5 जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा किसके पास होते हैं नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5। ये मैंगानीज़ +2 के साथ या आयरन +3 के साथ जब होता है तो उस वक़्त इनके पास 5 नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कीप इन माइंड के 3D सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैंगानीज़ +2 और आयरन +3 के पास होते हैं, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करने होते हैं निकल के। तो याद रखिएगा कि मैंगानीज़ के बाद जो होता है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर इसके 5 है ना, तो इसके बाद इसको याद करने का तरीका भी सिंपल बताया हुआ था मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में कि सेक्टी विक्रम, ये स्कैडियम टाइटेनियम, विक्रम क्रोमियम, ठीक है, सेक्टी विक्रम फिकोनी
कोजन, ये सॉरी कोबाल्ट होगा, ठीक है, कोजन। इसको याद रखने का सिंपल वे है सेक्टी विक्रम फिकोनी कोजन। तो जस्ट आप इसको अगर रट्टा लगा लेते हैं सेक्टी विक्रम फिकोनी कोजन तो सारे के सारे याद हो सकते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में। तो हमें पता है कि मैंगानीज़ है, फिर उसके बाद आयरन आता है, फिर कोबाल्ट आता है, फिर निकल आता है। तो हमें पता है कि मैंगानीज़ का मैक्सिमम 5 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन के 4 हो जाएंगे, फिर उसके बाद कोबाल्ट आता है तो उसके पास कितने आयन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो +3 हो जाएंगे। फिर निकल के पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो कितना इजी है इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस याद रखते हैं तो फाइंड आउट करना है कि किसके कब हम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता सकते हैं। और यू नो वेरी वेल कि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। जिसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होती है, अदरवाइज डायमैग्नेटिक होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है मैग्नीशियम +2 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों निकाल देगा, तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली तो बात बचती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों की तीनों वही अगेन 3D के एलिमेंट हैं, ठीक है। टाइटेनियम सेकंड वाला है और इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वनेडियम उससे अगला, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह आयरन है, आयरन मैंगानीज़ के बाद शुरू होता है, ठीक है, आयरन +2। तो हमें पता है कि मैंगानीज़ जो होता है मैंगानीज़ +2 इसके पास 5 होते हैं मैक्सिमम, और इसके साथ आयरन +3 के साथ जब होता है तो उसके पास भी 5 होते हैं, ठीक है। लेकिन जब +2 के साथ होता है तो इसके 4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कितने होंगे, आयरन के 4 होंगे। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो वो यहाँ पे आयरन +2 है, ठीक है। नेक्स्ट द कॉर्न ग्रेन, कॉर्न जो छल्ली होती है, ज्वार होती है, उसमें उसके जो बीज होते हैं, दाने होते हैं, उसमें कितने % स्टार्च होता है। ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, 80 से 82% स्टार्च होता है उसमें। द इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू, ये सिजवी का कॉन्सेप्ट है और हमने अपने लेक्चर में देखा भी था कि हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स का कैसे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना होता है, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी होती है। हमने सबसे पहले सेंट्रल मेटल जो होता है उसका एटॉमिक नंबर लिखना होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर लिखना होता है। उसके बाद माइनस क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लिखने होते हैं हमने, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसने लूज़ किए होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ ड्यूरिंग, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान उसने कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज़ किए होते हैं, ठीक है। और उसके साथ हमने क्या करना होता है, प्लस करते हैं हम वैल्यू किसकी, नंबर ऑफ़ लिगेंड जो प्रोवाइड करता है। और हमें ये भी पता है कि एक जो लिगेंड होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। हर कोई लिगेंड, हर तरह का लिगेंड, एक सिंगल लिगेंड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनता ही तब है कि एक मेटल होती है और एक साइड पे लिगेंड होता है, और लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटल को दे देता है, ठीक है। यानी मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और उसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डाल देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय लिगेंड, ठीक है, टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे चेक करें, प्लाटिनम है, पोटाशियम है, हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मतलब, ठीक है। तो ये सिंपली ये हमारे पास बनता है पोटाशियम, प्लाटिनम है और इसके साथ हेक्साक्लोरो यानी 6
क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे -2 होगा क्योंकि बाहर पोटाशियम के ऊपर +2 है, तो ये इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा। हमने फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो देखें क्लोरीन 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो 6 है, तो मतलब 6, और यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ प्लाटिनम के ऊपर कितना आएगा, ऑब्वियसली 4 होगा तो ही -2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम नंबर ऑफ जो लॉस किए हैं उसने इलेक्ट्रॉन वो हमने फाइंड आउट कर लिए, +4। एटॉमिक नंबर प्लाटिनम का कितना होता है, थोड़ा सा साइड पे कलर चेंज कर लेते, ऐसा है कि 78 इसका होता है, यानी एटॉमिक नंबर। ठीक है, 78 एटॉमिक नंबर माइनस ये फार्मूले वाला माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, +4 है ना, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए ड्यूरिंग फॉर्मेशन। फिर प्लस लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड हैं। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो हर लिगेंड जो होता है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो 6 हैं तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 निकाल दें तो बाकी बच जाएगा 74 + 12, तो सिंपली 86 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। और कीप इन माइंड कि हमें इस दफ़ा एक कॉम्प्लेक्स दिए हुए थे 2020 वाले पेपर में, तो उसमें से वो बोल रहा था कि कौन से इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं और कौन से नहीं करते। और ये जो 86 होता है ना, ये रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, नोबल गैस का। अब इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है उसको फॉलो करने से क्या मुराद है, उसको फॉलो करने से मुराद ये है कि जो मतलब कॉम्प्लेक्स यानी जो मेटल होगी यानी जो कॉम्प्लेक्स होगा उसकी जब हम इस तरीके से EAN वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो किसी नोबल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ जाए, तो वो उस फॉलो करता है इस रूल को। अगर नहीं आती तो वो फॉलो नहीं करते। तो इस तरीके से हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया गया हो, हम ये भी बता सकते हैं कि ये फॉलो करता है या ये फॉलो नहीं करता, या हमें ये पूछा जाए कि आपने इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी कॉम्प्लेक्स की, तो आप सिंपली इस वे से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो मतलब बताने का ये है कि ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। EAN वैल्यू पूछी जा सकती है, कौन से फॉलो करते हैं कॉम्प्लेक्स, कौन से नहीं करते, इस तरीके से हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है जी हमारे पास लेड ग्लास कंटेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट लेड ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये ग्लासेस की टाइप में हम जब लेक्चर में बात कर रहे थे तो वहाँ सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जैसे जैसे हम चेंजिंग करते रहते हैं मेटल की, डाईवेलेंट मेटल की, तो वैसे वैसे ग्लास की कैटेगरी जो है वो चेंज होती जाती है। विच वन इज़ नॉट अ माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट मतलब जो हमें, ये हमने फर्टिलाइज़र में पढ़ रखा है कि आप अगर मैक्रो याद रख लेते हैं ना, मैक्रो वाले, मैक्रो में हमें पता है नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन तो पहले ही लिख लिया हमने, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और सल्फ़र होता है, कार्बन और सल्फ़र, ये मैक्रो है। ठीक है, अगर आप इनको याद रख सकते हैं, इनके अलावा आप माइक्रो को फिर इजीली बता सकते हैं। तो देखें, आयरन, मैंगानीज़, कॉपर, ये सारे के सारे क्या हैं, माइक्रो हैं, और ये जो हाइड्रोजन है ये मैक्रो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वुडी रॉ मटेरियल। तो पॉपुलर जो होता है वुडी रॉ मटेरियल नहीं होता, होता है ये वुडी और नॉन वुडी रॉ मटेरियल जब हम पेपर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ रखे हैं। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है हमने, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स की। तो कीप इन माइंड
ऑलवेज 2 कोऑर्डिनेशन नंबर से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा जब 2 होता है तो उस वक्त SP होती है, जब 3 होता है तो उस वक्त क्या होती है, SP3 हो सकती है, सॉरी 2 होगी। जब 4 होगा तो SP3 हो सकती है या DSP3 हो सकती है, DSP2 भी हो सकती है, ठीक है, DSP2 भी हो सकती है। फिर जब 5 होगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होती है SP3, ठीक है, SP3D हो सकती है, या हमारे पास इसके साथ साथ DSP3 हो सकती है। फिर अगेन 6 के केस में भी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, SP3D2 हो सकती है या हमारे पास D2SP3 हो सकती है, ठीक है। अब कीप इन माइंड कि जब हमारे पास होता है ना कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लिगेंड की 2 टाइप्स होती हैं। जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ये हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो उस वक्त जो हाइब्रिडाइजेशन होगी मोर देन, यानी 4 से अगर कोई किसी में इन्वॉल्व है लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सिंपली हम लिगेंड से पहचान सकते हैं ना कि किसी चीज़ में कितने लिगेंड लगे हुए हैं मेटल के साथ, ठीक है। अगर तो स्ट्रॉन्ग हुआ तो इन 3 में से कोई होगी अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर, और अगर वीक हुआ तो वीक के केस में क्या होगा, फिर सिंपली अगर वीक हुआ तो ये पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। अब देखें जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है पोटाशियम कॉपर के साथ साइनाइड ग्रुप लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सायानाइड, यहाँ पे एग्जांपल चेक कर लें कि वीक कौन से हो सकते हैं। वीक हमारे पास जो होते हैं ना वो होते हैं NO2 हो सकता है, उसके बाद फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, वीक हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, वीक हैं। और स्ट्रॉन्ग हम इधर लिख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग जो होंगे याद रखिएगा CO, NO, सायानाइड, ये स्ट्रॉन्ग होंगे। और जो अमोनिया होता है ना ये बॉर्डर लाइन पे होता है, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे सम टाइम ये कर रहा होता है, वीक की तरह भी बिहेव कर रहा होता है और सम टाइम ये स्ट्रॉन्ग की तरह भी बिहेव कर रहा होता है। तो क्वेश्चन की तरफ आएंगे, 4 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम 4 है। अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग के केस में हमने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DSP2। और अगली बात, इन्हीं कोऑर्डिनेशन नंबर की बेस के ऊपर हम लिखते हैं शेप लिखते हैं, ठीक है। तो वो कैसे लिखनी है जी, अगर हम बात करते हैं कि जब लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो हमारे पास शेप क्या होगी, वो लीनियर होगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, तो कीप इन माइंड, ठीक है। और अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ जाता है तो उस वक्त ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। जब 4 होता है तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होती है। ये मैं लिख नहीं पा रहा ठीक है, लेकिन बोल रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर होती है। इसी तरह जब हमारे पास आ जाता है ना 5 वाला केस, 5 वाला केस आता है तो उस वक्त हमारे पास हो जाती है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ये लेक्चर में भी हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं।
और जब 6 आ जाता है तो उस वक्त हमारे पास स्क्वायर पैरामिडल बन जाती है। सॉरी, यहाँ पे याद रखिएगा कि दोनों केसेस में यानी 2 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन है, तो इनका शेप भी 2 किस्म की हो जाती है, ठीक है। यानी sp3d है, sp3d है तो उस वक्त स्क्वायर पैरामिडल होगी, sp3d में स्क्वायर पैरामिडल होगी। और जब हमारे पास dsp3 होगा तो उस वक्त हमारे पास ट्राइगोनल पैरामिडल होगी, ठीक है। 4 के केस में टेट्राहेड्रल हो सकती है या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा रफ हो गया है, मैं एक पेज लेके आपको दोबारा समझा देता। बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। यहाँ पे चेक कर लें कि इस केस में ना यूँ होगा कि जब हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली नंबर ऑफ लिगेंड जो कि अटैच होंगे, ठीक है। अगर sp3 यानी हमारे पास लिगेंड वीक होता है तो उस केस में आएगी, ठीक है। तो उस वक्त टेट्राहेड्रल होगा। स्ट्रॉन्ग होता है तो उस वक्त स्क्वायर प्लेनर होगा। इसी तरह 5 के केस में भी 2 होंगे, dsp3 एंड sp3d। जब dsp3 होगा वो मैंने बता दिया कि dsp3 कब होगा और sp3d कब होगा, ठीक है। उस वक्त ये वाली पॉसिबिलिटीज़ होंगी और इसी केस में ये वाली पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो ये चीज़ें आपकी उंगलियों के ऊपर याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से बड़ी दफ़ा क्वेश्चन, तकरीबन हर दफ़ा क्वेश्चन पूछा होता है, ठीक है। तो कीप इन माइंड। तो गिवन जो हमारा आंसर है उसमें से गिवन कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो हमारे पास होगा ए वाला, ठीक है। उसके बाद तो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज़र इज़ नॉट यूजफुल फॉर पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स के लिए कौन सी फ्रूटफुल नहीं होती? अमोनियम नाइट्रेट। ये रीज़न हम एफएससी में भी पढ़ते हैं। विच वन इज़ नॉट अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखें, क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स है, एक मेटल इस्तेमाल होती है। विटामिन B12 इसमें कॉपर मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। फिर हेमोग्लोबिन, इसमें भी मेटल इस्तेमाल होती है। तो एक्राइलिक एसिड जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द इन विच फॉलोइंग मैंगनीज हैज़ लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपली जिसमें ऑक्सीजन कम होगी उसमें जाहिर है ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम आएगी, सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वन इज़ यूज्ड एज टू फॉर्म अ कैपेसिटर। प्राइमरी वैलेंसी, देखें वर्नर ने कॉन्सेप्ट दिया था प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का। उसने बोला था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है। और ये बेसिकली समझ लें कि ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है, ठीक है। और कीप इन माइंड कि ये नॉन डायरेक्शनल होती है, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है और इसका कोई भी रोल नहीं होता ज्योमेट्री में, ठीक है। ज्योमेट्री को डिटरमिन करने में, शेप को डिटरमिन करने में इसका कोई भी रोल नहीं होता। उसके बरक्स जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, फिर है डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल होगी तो ज्योमेट्री में रोल भी अदा करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें तो जो क्लोरीन 2 बाहर हैं वो आयोनाइजेबल है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं ना, ये आयोनाइजेबल नहीं होती, बाहर वाली चीज़ जो है वो ही आयोनाइजेबल होगी। तो वैलेंसी सिंपली यहाँ पे होगी 2। तो नेक्स्ट हमारे पास है इस वाले क्वेश्चन के ऊपर हम फर्दर जो है ना डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सॉल्वे प्रोसेस को हम सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन इन दिस वन, फ्लोरीन है तो -6 होगा और -3 है बाहर, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे +3 आएगा। तो आयरन +3 के साथ जब होता है तो इसके पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ रखा है कि 5 होते हैं। एक सिंपल फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने का, वो ये होता है
कि n इंटू n प्लस 2, ठीक है, इस फार्मूला से हमने फाइंड आउट करना होता है। जब n 1 होगा, फॉर एग्जांपल n 1 होगा तो सिंपली 1.84 आ जाएगा आंसर। n 2 होगा तो सिंपली 2.84 आ जाएगा। अगर n इज़ इक्वल टू 3 होगा तो 3 इंटू 84 आ जाएगा। n इज़ इक्वल टू 4 होगा तो 4 इंटू 84 आ जाएगा। n इज़ इक्वल टू 5 होगा तो 5 इंटू 84 आ जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑप्शन। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ स्लो कंट्रोल कूलिंग, इसको हम एनीलिंग बोलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आप कोबाल्ट प्लस 2 में जब आप फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद सिंपली आप फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। सिखा दिए मैंने कैसे फाइंड आउट करना। दी कॉन्सेप्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, देखें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है, और डी ऑर्बिटल की स्टडी बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल फैटी रॉ मटेरियल इन सोप मेकिंग, तो टैलो होता है जिसको चर्बी कहते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर, इनको एस्टर बोलते हैं। विच कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन पेपर काजेज ब्रिटलनेस लैगनिन की वजह से होती है। और लास्ट पे है हार्ड सोप में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है और सॉफ्ट में पोटाशियम, सोडियम होता है हार्ड में और पोटाशियम होता है सॉफ्ट में, जिसको हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं शेविंग क्रीम के लिए। तो दीज आर ऑल अबाउट द असेसमेंट नंबर 4।